कहानी हमें 20,000 साल पहले ले जाती है। उस समय जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। हमें पुराने यूरोपीय लोग दिखाए जाते हैं जो एक कबीले में साथ रहते हैं और ग्रुप में शिकार करते हैं। हम इस कबीले के लीडर से मिलते हैं। एक आदमी का नाम एयरगन है। कुछ महीनों में सर्दी आने वाली है, इसलिए वह अपने कबीले के साथ शिकार पर निकला है ताकि ठंड के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर सके। उनके सामने बहुत सारे बड़े बड़े बाइसन का झुंड है। सभी शिकारी चुपके से झुंड की तरफ रेंगते हैं। कबीले का लीडर एयरगन सही समय का इंतजार करता है और हमला करने का इशारा देता है। सभी एक साथ दौड़ पड़ते हैं। शिकारियों से बचने के लिए बाइसन दूसरी तरफ भागने लगते हैं। एक के बाद एक बहुत सारे बाइसन गहरी खाई में गिर जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नर बाइसन बच जाता है और गुस्से में एयरगन के बेटे नोयान की तरफ सीधा दौड़ता है। यह नोयान का पहला शिकार है और उसे पता नहीं कि क्या करे। एयरगन अपने बेटे को चिल्लाकर कहता है कि रास्ते से हट जाओ, लेकिन नोयान डर से जम जाता है और भागने लगता है। जंगली नर उसे पकड़ लेता है, अपने सींगों पर उठाता है और खाई की तरफ दौड़ता है। एयरगन अपने बेटे को बचाने के लिए हताश होकर अपनी भाला उस नर पर फेंकता है। भाला सही जगह लगती है, लेकिन घायल होने पर भी नर नोयान को नहीं छोड़ता, बल्कि उसे हवा में ऊंचा उछालकर खाई के ऊपर फेंक देता है। कहानी एक हफ्ता पहले की तरफ जाती है। हम कबीले को शिकार की तैयारी करते देखते हैं। वे पत्थरों को तेज करके अलग अलग हथियार बना रहे हैं। ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये उन जवान लड़कों के लिए परीक्षा भी है जो शिकार में जाना चाहते हैं। जो सबसे तेज और मजबूत हथियार बनाएगा उसे चुना जाएगा। इस मुकाबले में एयरगन का बेटा नोयान भी पास हो जाता है। उसी रात नोयान की माँ एयरगन से गिड़गिड़ाती है, नोयान को शिकार पर मत ले जाओ, वह अभी बच्चा है, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं उसे खोने की सोच भी नहीं सकती। एयरगन जवाब देता है, सर्दी आने वाली है, ये वह समय है जब हर आदमी को शिकार करना पड़ता है। अगर हम अब शिकार नहीं करेंगे तो सर्दी में भूखे मर जाएंगे और नोयान को साबित करना होगा कि वह मेरा बेटा है। अगली सुबह पूरा कबीला निकल पड़ता है। नोयान की माँ बहुत चिंता में है। उसे डर है कि उसके बेटे के साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन एयरगन उसे दिलासा देता है, फिक्र मत करो, नोयान के साथ कुछ नहीं होगा। वे चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक और कबीला दिखता है जो भी सर्दी के लिए खाना इकट्ठा करने शिकार पर निकला है। लंबे और खतरनाक सफर के बाद वे अपने पुरखों द्वारा बनाई गई एक पत्थर की संरचना के पास पहुंचते हैं। उनके बहुत सारे पुरखे इसी रास्ते पर अपनी जान गंवा चुके थे, इसलिए उन्होंने उनकी याद में यह स्मारक बनाया था। आगे चलकर उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है। वे उसे भाले से घायल कर देते हैं। एयरगन अपने बेटे से कहता है, तुम इसे मारोगे, लेकिन नोयान ने कभी शिकार नहीं किया, वह हिचकिचाता है और इसे मार नहीं पाता। एयरगन उससे पत्थर का चाकू छीनकर खुद सुअर को मार देता है। फिर अपने बेटे से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही जिंदा रहते हैं, ये जंगल का नियम है। उस रात जब वे आग के पास अपना शिकार खा रहे होते हैं, अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजती हैं। एयरगन सभी को सतर्क रहने को कहता है। अचानक एक शेर आता है और एक जवान शिकारी को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह वे उस लड़के के लिए छोटा पत्थर का स्मारक बनाते हैं और शिकार जारी रखते हैं। कई मील चलने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। थके हुए वे एक गुफा में रात गुजारने का फैसला करते हैं। वहां एयरगन अपने बेटे की बाजू पर तारे का टैटू बनाता है और समझाता है, ये तारे रात के आकाश में चमकेंगे, इनका पीछा करो तो तुम हमेशा घर का रास्ता ढूंढ लोगे। यह उनके गांव की दिशा दिखाने वाला नक्शा है। अगर शिकार के दौरान कोई भटक जाए तो तारों का पीछा करके वापस आ सकता है। सुबह होते ही वे फिर निकल पड़ते हैं। जल्दी ही उन्हें जंगली बाइसन के ताजा निशान मिलते हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वे शिकार शुरू करते हैं और इससे हम उस दृश्य पर वापस आते हैं जहां गुस्साया नर नोयान को खाई के ऊपर उछाल देता है। कहानी वर्तमान में वापस आती है। जब नर नोयान को उछालता है तो वह गिरता है, लेकिन एक चट्टान की किनारी पकड़ लेता है और लटक जाता है। एयरगन किनारे पर दौड़कर आता है और चिल्लाता है, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन चट्टान टूट जाती है। नोयान नीचे गिरता है, चट्टानों से टकराता हुआ और बहुत नीचे एक पतली दरार में गायब हो जाता है। एयरगन अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरना चाहता है, लेकिन कबीला उसे रोक लेता है। वे कहते हैं, यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारा बेटा चला गया, हम तुम्हें भी नहीं खो सकते, तुम हमारे लीडर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारी रक्षा करो और हमें घर ले जाओ। लेकिन एयरगन नहीं मानता। वह पूरी रात खाई के किनारे पर अपने बेटे को पुकारता रहता है। आखिर जब सुबह होती है और अभी भी कोई निशान नहीं, उसके साथ ही नोयान के लिए छोटा पत्थर का स्मारक बनाते हैं। अपना शिकार लेकर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। वे जाने के थोड़ी देर बाद एक गिद्ध नोयान पर उतरता है और उसे चोंच मारने लगता है, लेकिन उसे खाने से पहले नोयान की आंखें खुल जाती हैं। वह गिद्ध को फेंक देता है, फिर अपने पिता को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसे पता चलता है कि सभी उसे मरा समझकर चले गए हैं। वह हार नहीं मानता। वह खाई चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता।
नीचे गिरने से मौत पक्की है। शायद किस्मत उसे एक और मौका देना चाहती है। जल्दी ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और खाई धीरे धीरे नदी बनने लगती है। नोयान समझ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो खाई में कूदना होगा। जब उसे पानी काफी गहरा लगता है वह कूद पड़ता है। वह पानी से टकराता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन वह गिरने की जगह से बहुत दूर जागता है। वह कूदकर बच गया, लेकिन उसका पैर बुरी तरह टूट गया है। वह लकड़ियों से उसे बांधता है ताकि चल सके और वापस उस खाई की ऊपरी जगह पर चढ़ता है जहां से गिरा था। वहां पहुंचकर जब वह अपने लोगों द्वारा बनाया गया पत्थर का स्मारक देखता है तो रोने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता एयरगन और कबीला उसे मरा समझते हैं। अचानक उसे पास में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। खतरे से बचने के लिए वह पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं रात गुजारता है। अगली सुबह वह पानी पीने जाता है और भेड़ियों का झुंड देखता है। वे उस पर हमला कर देते हैं। कुछ भेड़िए दौड़ते हैं। नोयान पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। नोयान अपने चाकू से उसे मारता है। घायल भेड़िया गिर जाता है और नोयान जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िए नीचे पूरी रात इंतजार करते हैं। सुबह होने पर सभी भेड़िए चले जाते हैं, सिवाय उस घायल भेड़िए के जिसे नोयान ने कल चाकू मारा था। नोयान पहले अपना चाकू भाला बनाता है, फिर घायल भेड़िए के पास जाकर उसे मारने जाता है, लेकिन उसे दया आ जाती है और वह अपना इरादा बदल लेता है। वह भेड़िए का मुंह कपड़े से बांधता है, उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहां वह अपने कबीले के साथ रुका था और उसके घावों की मरहम पट्टी करता है। अगली सुबह वह दवा वाली जड़ी बूटियां ढूंढने निकलता है, उन्हें पीसता है और अपने पैर पर लगाता है। जब वह पानी पी रहा होता है तो देखता है कि भेड़िए ने अपना मुंह खोल लिया है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन शांत होकर उसे पानी पेश करता है। नोयान के पास आने पर भेड़िया डरता है, लेकिन नोयान कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं। भेड़िया पानी पी लेता है। अब भेड़िए को समझ आ जाता है कि इस इंसान से कोई खतरा नहीं। नोयान वही जड़ी बूटियां भेड़िए के घावों पर लगाता है और अपने खाए कीड़े भी उसके साथ बांटता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। उस शाम नोयान एक खरगोश पकड़ता है। उसे घंटों से कुछ खाया नहीं था। बड़ी मुश्किल से वह आग जलाता है, खरगोश पकाता है और उसका कुछ हिस्सा भेड़िए को भी देता है। दोनों बुरी तरह घायल हैं, इसलिए वे गुफा में कई दिन रहते हैं। एक रात नोयान अपनी बाजू पर बने तारों के टैटू को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे, और फिर असली आकाश के तारों को देखता है। वह कहता है, मुझे अपने माँ बाप से मिलने घर जाना है, और भेड़िए से कहता है, तुम्हें भी अपने झुंड में वापस जाना चाहिए। अगली सुबह वह जाने की तैयारी करता है। वह भेड़िए से कहता है, बर्फ आने से पहले अपने घर लौट जाओ। वह चल पड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि भेड़िया, जिसका नाम उसने अल्फा रखा है, उसके पीछे आ रहा है। काफी दूर चलने के बाद भी अल्फा पीछे आता रहता है। नोयान कई बार अल्फा को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा नहीं जाता। सच तो यह है कि भेड़िया नोयान से जुड़ गया है, क्योंकि नोयान ने उसकी जान बचाई थी। जल्दी ही अल्फा एक हिरण देखता है। वह उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। नोयान समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है और अपना बचाया हुआ खाना अल्फा को दे देता है। यह पहली बार है जब अल्फा नोयान के हाथ से खाता है। अब वे सच में दोस्त बन गए हैं। बाद में अल्फा एक खरगोश का शिकार सफलतापूर्वक करता है और वे साथ मिलकर खाते हैं। उस रात वे पास पास सोते हैं। अगली सुबह अल्फा नोयान का चेहरा चाटकर उसे जगाता है। जैसे ही नोयान उठता है, वह अल्फा से कहता है, तुम्हारी स्मेल बहुत बुरी है, और मजाक में उसे नदी में फेंक देता है। दोनों नदी में नहाते हैं। अल्फा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ लेता है। उसके बाद नोयान अपना सफर जारी रखता है। उस रात वे आग के पास साथ बैठे होते हैं जब अल्फा को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि और भेड़िए आ रहे हैं। अल्फा उनके पास जाता है। वह उसका परिवार है। नोयान समझ जाता है और कहता है, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अल्फा उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह नोयान फिर निकल पड़ता है। ठंड बहुत तेज हो गई है। बर्फ बहुत तेज गिर रही है। फिर भी नोयान बर्फीले तूफान में चलता रहता है। दूर उसे भेड़िए एक मरे जानवर को खाते दिखते हैं। अल्फा भी उनमें है, लेकिन उसके झुंड वाले उसे खाने नहीं दे रहे। नोयान उसे पहचान लेता है और अल्फा की तरफ दौड़ने लगता है। दौड़ते समय अचानक उसके नीचे बर्फ टूट जाती है और वह गिर पड़ता है। यह जमे हुए झील है। जैसे ही अल्फा को पता चलता है, वह दौड़कर आता है और बर्फ तोड़ने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन बर्फ बहुत मोटी है। पानी के अंदर नोयान की सांसें खत्म हो रही हैं। वह किसी तरह अपना चाकू निकालता है, बर्फ तोड़ता है और ऊपर आ जाता है। एक बार फिर दोनों मिल जाते हैं। नोयान जल्दी से आग जलाता है, खुद को गर्म करने के लिए। गीले कपड़े उतारता है और आग के पास सूखता है। अगली सुबह अल्फा उसके साथ नोयान सफर जारी रखता है। कई मील चलने के बाद आखिर उसे अपने पुरखों द्वारा बनाया गया पत्थर का स्मारक दिखता है। वह बहुत खुश हो जाता है। वह पूरे समय सही रास्ते पर था। वह अपने कबीले से अब दूर नहीं। वह जल्दी घर पहुंच जाएगा। वह आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूर बाद अल्फा गिर पड़ता है। कमजोरी और घावों ने उसे हरा दिया। वह अब चल नहीं सकता।
बिना समय गंवाए नोयान अल्फा को गोद में उठाता है और कबीले की तरफ ले जाता है। बर्फीला तूफान चल रहा है। नोयान हफ्तों से सफर कर रहा है। अब हर कदम बहुत दर्द देने वाला है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक जगह उसे दूर से अपना गांव दिखता है। ठीक उसी समय उसके पिता को दूर से किसी के आने का एहसास होता है। इतने समय बाद अपना घर देखकर नोयान की खुशी की कोई सीमा नहीं। किसी तरह वह गांव पहुंचता है और गिर पड़ता है। नोयान को देखकर उसके माँ बाप उसके पास दौड़ते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये उनका बेटा है। वे मान चुके थे कि वह मर गया, लेकिन उसे जिंदा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। नोयान अपने पिता से कहता है, अल्फा को बचाओ, और फिर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, वह अपने घर में होता है। उसके माँ बाप और पूरा कबीला उसके आसपास बैठा होता है और अल्फा ठीक उसके पास लेटा होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि अल्फा ने बच्चों को जन्म दिया है। नोयान हैरान रह जाता है। अल्फा मादा थी और गर्भवती थी, फिर भी उसने नोयान के साथ सफर का हर कदम साथ चलाया था। यह देखकर नोयान उसे जोर से गले लगा लेता है और दिल से शुक्रिया कहता है। आखिर में हफ्तों बाद हम देखते हैं कि अल्फा के बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत है। इंसान जानवरों से दोस्ती करने लगे हैं। आखिरकार बहुत सारी मुश्किलें झेलने के बाद नोयान घर पहुंच गया है और अल्फा और उसके बच्चे उसके साथ हैं। इसके साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।